हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। जैसा कि मुझसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पूछा कि सर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इनरोल किया है और एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कैसे स्टार्ट करें, कौन सी बुक पढ़ें और क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है कि जब आप कोई नए कोर्स से किसी नए कोर्स में जाते हो, मतलब आपने भी बीएससी किया होगा या बीए किया होगा या फिर जो ग्रेजुएशन आपने किया होगा 3 ईयर का, उसे करने के बाद जब आप लॉ फील्ड में आते हो तो लॉ फील्ड आपके लिए नई होती है स्टूडेंट्स। लॉ फील्ड काफी वास्ट है, इसका सिलेबस भी काफी ज्यादा वास्ट है, कई केस लॉस हैं। आप बहुत सारे बच्चे लॉ की बुक्स को देख के डर जाते हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देख के डर जाते हैं, और जिनके घर में कोई लॉ किया ही नहीं है, मतलब वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर जिसे कह सकते हैं, वकील हैं या फिर पहली बार लॉ कर रहे हैं, तो उनके लिए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है जिनके घर में कोई पहले लॉ किया ही ना, फिर वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी डाउट आप पूछते हैं उस पर मैं एक एक व्यक्ति का डाउट लेके वीडियो बनाता हूं। आपने पूछा कि सर एलएलबी को जीरो से स्टार्ट करिए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। मतलब आपके जितने डाउट हैं मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में क्लियर हो जाए। बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनानी है, सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज में क्लियर करता चलूंगा। स्टूडेंट्स, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसको कहीं लिखते चलिएगा, ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ये वीडियो मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, यहाँ तक कि अगर एनएलयू में भी बच्चे हैं तो उनके लिए, क्योंकि अगर आप पहली बार गए हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। हाँ, जो बच्चे लॉ 5 ईयर करते हैं वो 12th के बाद जाते हैं और उन्हें बीए या बीएससी के दौरान जो भी करते हैं, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, उसके दौरान उन्हें लॉ के सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं और 5 सालों में वो कभी ऐसा महसूस नहीं करते कि वो लॉ से दूर हैं। वो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक लॉ के बीच में ही रहते हैं, तो उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं होती। जो एलएलबी बच्चे 3 ईयर करते हैं उसमें काफी ज्यादा बच्चों को परेशानी होती है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो कोई बात नहीं, आपके साथ हम हैं। आप हमसे कभी कोई डाउट पूछते हैं, उससे प्रॉपर मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आए हैं, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करें। दोस्तों, मैंने सभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस प्रॉपर डिस्कस किए हैं, चाहे वो एयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, हम उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम बेसिकली इन 3 यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं और लगभग इनका सेम सिलेबस है। इसमें क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है और इसमें जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आईपीसी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये तीनों में सेम है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की क्लास स्टार्ट की है, अभी 2 इंट्रो क्लास हुई हैं, कल से मेरी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको पहले करना क्या है। सबसे पहले पॉइंट लिखते चलिए, आप सिलेबस उठाएंगे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस क्या है। आपने सिलेबस उठा लिया, सिलेबस देखा, अब सिलेबस देखा, सिलेबस में क्या मेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपके सिलेबस में है। मैंने आपसे कहा था कि आप कॉन्ट्रैक्ट की 2 बुक में से कोई एक बुक खरीद सकते हैं, डॉक्टर अवतार सिंह की बुक या फिर डॉक्टर आर.के. बांगिया सर की बुक। ये 2 बुक्स में से कोई एक बुक आप खरीद सकते हैं जो आपको लैंग्वेज सही लगे। आप मार्केट में जाइए, बुक स्टोर पे जाइए, दोनों बुक पढ़िए 5-10 मिनट के लिए, फिर जो अच्छी लगे आप उसे खरीद लीजिए। अब मान लीजिए कि आपने डॉक्टर अवतार सिंह की बुक खरीदी या किसी बच्चे ने डॉक्टर आर.के. बांगिया सर की बुक खरीदी। अब स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, ये दोनों बुक के साथ साथ आपको क्या खरीदना है,
बियर एक्ट खरीदना है। क्या खरीदना है? बियर एक्ट खरीदना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बियर एक्ट किसका खरीदे? आप यूनिवर्सल का खरीद सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि बियर एक्ट हम लोगों ने तो ये गलती कर दी, आप मत करिएगा। बियर एक्ट हमेशा बाईलिंगुअल खरीदिएगा, बाईलिंगुअल बियर एक्ट खरीदिएगा। हिंदी और इंग्लिश में आपका बियर एक्ट होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपका बियर एक्ट होना चाहिए। अगर भविष्य में आप एडवोकेसी करते हैं तब भी ये काफी आपको हेल्प करेगा, और अगर इन फ्यूचर आप जुडिशरी का एग्जाम देंगे तब भी आपको काफी ज्यादा कोई अगर हेल्प करेगा तो बियर एक्ट करेगा। अब आपको करना क्या है? आपने डॉक्टर आर.के. पांड्या सर की बुक खरीद ली और बियर एक्ट खरीद लिया। अब पूछेंगे सर इसके बाद हमें क्या करना है? इतना तो काफी ज्यादा सिंपल है, इतना हम कर सकते हैं। अब आगे की कहानी बताइए क्या करनी है, क्योंकि मेन कहानी तो आगे से शुरू होती है। इतना तो आपने बता दिया, इतना काफी ज्यादा इजी था, इतना हम कर लेंगे। अब देखिए कुछ बच्चे अपना जो लक्ष्य होते हैं, विजन होते हैं, वो क्लियर करके चलते हैं। मतलब वो एलएलबी कुछ बच्चे करते हैं कि हमें एडवोकेसी करना है, और कुछ बच्चे और बच्चियां ये क्लियर करके चलती हैं कि हमें जुडिशरी में जाना है। बेटा ये विजन आप ही को पता होगा कि आपको एडवोकेसी करनी है, लिटिगेशन करना है, या फिर आपको जुडिशरी में जाना है। देखिए आज ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपना विजन पहले क्लियर करके चल रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी है जो एलएलबी के बाद ट्राई करते हैं, मतलब 2-3 साल बाद एडवोकेसी करते हैं, नहीं समझ में आता है, फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, या पहले जुडिशरी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, बाद में एडवोकेसी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये भी बता के चल रहा हूं कि अपना विजन बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा, और दोनों अपने आप से काफी ज्यादा अलग है, यह आप बिल्कुल मानकर चलिएगा। तो अगर आप 3 साल जुडिशरी के पर्पज से तैयारी करते हैं तो आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा, और अगर आप 3 साल एडवोकेसी करने के पर्पज से पढ़ाई करते हैं तो आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अब आपको ये सोचना है कि हमें एलएलबी क्लियर करने के बाद क्या करना है। और स्टूडेंट्स आपको ये भी मैं बता दूं कि आप एलएलबी क्लियर करने के बाद प्लीज ऐसा मत करिएगा कि आप 3 साल कहीं प्रैक्टिस में बर्बाद करके फिर जुडिशरी का एग्जाम दें, या फिर कहीं 3 साल तैयारी करके फिर जुडिशरी का एग्जाम दें। आप इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ पढ़िएगा कि 3 साल बाद अगर कहीं भी स्टेट कोई जुडिशरी एग्जाम निकालता है आपका क्रैक हो जाए, या फिर आप सीधे एलएलबी लास्ट सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद अगर एडवोकेसी करनी है एनरोलमेंट कराइए, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, स्टेट बार काउंसिल में एआईबी दीजिए, और काली कोट पहन के आइए, लिटिगेशन में आपका स्वागत है। विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर नहीं होता तो बेटा 3-4 साल एलएलबी करने के बाद ही बर्बाद हो जाता है, और टाइम इज सो प्रीशियस, सो प्लीज टाइम को मत बर्बाद करिएगा। हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, तभी आप लोगों को बता रहे हैं कि हमें कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं कि जिस दिन बुक उठाना, जिस दिन लॉ की बुक उठाना, उसी दिन ये सोच लेना कि हमें लाइफ में करना क्या है, और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज होती है बेटा, कि आप इंप्लीमेंट कोई चीज कैसे कर सकते हैं। तो बाकी कोई भी परेशानी, एक बात ये मोटिवेशनल क्लास में नहीं दे रहा, क्योंकि एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं मोटिवेशन पे विश्वास नहीं रखता। रीजन क्या है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मेरे दिमाग में सिर्फ खाना चलेगा और कोई चीज नहीं चलेगी। रीजन क्या है कि आप उस व्यक्ति से जाके पूछिए कि जिसे काफी तेज भूख लगी, उससे पूछिए कि चलो मैं तुम्हें कहीं पार्क घुमा लाता हूँ, चलो तुम्हें मैं नई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बना देता हूँ, या तुम्हें मैं कुछ बाइक दिला देता हूँ, वो बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा सिर्फ मुझे खाना चाहिए। अगर उसे काफी तेज भूख लगी, 3-4 दिन से भूखा है, तो जिसके पास ऐसी भूख पैदा हो जाती है लाइफ में वही कुछ कर सकता है, उसे फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो पानी के बुलबुले की तरीके से होता है, उठता है कुछ देर बाद फूट जाता है। तो आपको पानी का बुलबुला नहीं बनना है, आपको भूख पैदा करनी है अपने अंदर कि मुझे एडवोकेसी में ये नाम करना है, हमें जुडिशरी में जज बनना है, ये नाम करना है। वो भूख आपके अंदर अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए अपने पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहले चीजें हमने समझा दी कि सबसे पहले आप सिलेबस देखोगे,
सिलेबस के बाद आप बेयर एक्ट देखोगे, बेयर एक्ट खरीदोगे और क्या खरीदोगे, बुक खरीदोगे। अब क्या है, सबसे पहले आप उठाइए बेयर एक्ट। क्या आप उठाइए बेयर एक्ट, बेयर एक्ट उठाइए आप। बेयर एक्ट में सबसे पहले आप रेंज तैयार करिए। क्या तैयार करिए, रेंज तैयार करिए। आप पूछेंगे सर रेंज क्या है, आप अभी तुरंत हमसे सवाल करेंगे कि सर रेंज क्या है। रेंज बेटा ये है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को ही लेके चलते हैं। चैप्टर 1 ऐसे लिखिए, चैप्टर 2 लिखिए, ऐसे लिखते चलिएगा, ये आपको बेयर एक्ट में लिखा मिलेगा। अब चैप्टर 1 में आता है आपका 3 से लेकर 9 सेक्शन। कितने, 3 से लेकर 9 सेक्शन। फिर चैप्टर 2 में आता है 10 से लेकर 30 सेक्शन। ये है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर का नाम है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इस चैप्टर का नाम है आपका ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें। ऐसे आप रेंज तैयार करते 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 कहां तक चले आएंगे, चैप्टर 10 तक चले आएंगे। कहां, चैप्टर 10 तक। तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में तुरंत सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्या पता चल जाएंगी, तुरंत सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे आपने रेंज तैयार की, जैसे आपने एक रेंज तैयार की, आपके माइंड में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सेट हो जाएगा, एक पूरा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, एक पूरा इमेज सेट हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। यहाँ पे ब्रीच दिया हुआ है, यहाँ पे आपका बेलमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका गारंटी दिया हुआ है, यहाँ पर आपका वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। इस सेक्शन से इस सेक्शन तक ये दिया हुआ है, इस सेक्शन से इस सेक्शन तक ये दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक है, फिर 76 से लेकर सेक्शन 123 तक आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये चैप्टर 7 है, चैप्टर 11 आपका पार्टनरशिप एक्ट है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। कैसे, जैसे आप यहाँ रेंज तैयार करिए, आप उठाइए कॉपी और रेंज तैयार करिए। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रेंज तैयार करना है। आपने रेंज तैयार कर ली, अब आप दूसरे बिंदु पे आएंगे। ये तो फर्स्ट था रेंज तैयार करना। दूसरे बिंदु पर आप आएंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सेक्शन पढ़ना सीखना है। क्या, सेक्शन पढ़ना सीखना है। चलो एक सेक्शन हम आपको लिख कर दिखाते हैं, सेक्शन 10। सेक्शन 10 आपको हम लिख के दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि पढ़ना कैसे। सेक्शन 10 कहता है व्हाट आर agreement, what agreements are contract। कौन से एग्रीमेंट्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसकी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो वकालत करते हैं, आप तो काफी टाइम से लॉ किए हैं, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, हम कैसे समझ पाएंगे, हम तो बच्चे हैं। वो भी हम बता रहे हैं। तो चलो हम इसकी लैंग्वेज यहां लिखते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट of parties competent to contract for lawful consideration and with the lawful object and are not hereby expressly declared
टू बी वर्क। ये एक पैरा है सिर्फ स्टूडेंट्स, क्या ये सेक्शन 10 का सिर्फ एक पैरा है, सेक्शन 10 से समझेंगे। सेक्शन 10 कहता है कौन से एग्रीमेंट्स, क्या सेक्शन 10 कहता है कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी लैंग्वेज है, देखो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ, यदि, दे आर, किस पे अंडरलाइन करना है, बैरक लेना, ऐसे करना, इफ दे आर मेड बाय क्या, फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या होगा, तुरंत आप फ्री कंसेंट जान जाएंगे, फ्री कंसेंट से रिलेट करिए। जैसे आपको ये मिला, पन्ना पलटिए, फ्री कंसेंट हो रही है। फिर ऑफ पार्टीज, जो कोई भी पार्टी हो उसकी फ्री कंसेंट होना चाहिए। और क्या हो, पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कहता है कि जो बच्चा 18 प्लस नहीं हुआ है, माइनर है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वह व्यक्ति जो कंपिटेंट हो। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, क्या हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो। तो पहला फ्री कंसेंट, दूसरा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि आप जो कोई जोर जबरदस्ती ना कर रहे हो, उसकी रजामंदी हो। दूसरा एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब लॉफुल पर्पस के लिए। अब ऐसा नहीं किसी को गोली मारने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। और वह कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर ना किया गया हो, वाइड मतलब अवैध ना घोषित किया गया हो। तो अब हमें तीन चीज पता चली कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब उसमें तीन चीज होगी। पहला फ्री कंसेंट हो, दूसरा क्या हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, तीसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और चौथा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। पहला फ्री कंसेंट हो, दूसरा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तीसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, चौथा लॉफुल कंसिडरेशन हो। अब आप लॉफुल कंसिडरेशन भी ढूंढेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, आप फ्री कंसेंट भी ढूंढेंगे, आप जानेंगे कि ये कंसिडरेशन क्या होता है। इन सब चीजों के अंदर आपके अंदर क्या उत्सुकता पैदा होगी और आप इन्हें ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्या आप इन्हें जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो था कि आप बेयर एक्ट को पढ़ेंगे कैसे, इसके ऊपर एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप बेयर एक्ट को कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए आपको बेयर एक्ट को, और कैसे अपना, अब आप ये पढ़े। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शन 10 पढ़े, फिर आप खोलिए बुक, क्या आप निकालिए बुक, बुक में सेक्शन 10 के पूरे क्या पढ़िए, जो बुक में थ्योरी दी गई हो, बुक थ्योरी पढ़िए 2-3 बार, और इससे रिलेटेड केस लॉस पढ़िए, इससे रिलेटेड केस लॉस पढ़िए, सेक्शन 10 से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़िए, सेक्शन 10 से रिलेटेड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए। इतनी सारी चीजें जब आप सेक्शन 10 पे कर लेंगे, ऐसे हर एक सेक्शन पे करिए। तो आप सिर्फ सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप एडवोकेसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक चीज और स्टूडेंट्स, आप अगर सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 दिन पहले सीएलए खरीद लीजिएगा। क्या खरीद लीजिएगा, सीएलए खरीद लीजिएगा, और आपको वो प्रॉपर हर एक चीज क्लियर कर देगा। तो ये था कि आप पढ़ें कैसे, आप बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें, आप बुक को कैसे पढ़ें, आप करंट अफेयर कैसे तैयार करें, और आप एडवोकेसी करना चाहते हैं तो आप इन केस लॉज पे ज्यादा फोकस करिएगा, एक एक पॉइंट केस को कवर करिएगा। आप हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट को अच्छे से देखिएगा। अगर आप एडवोकेसी करना चाहते हैं, सेक्शन को लिंक करना सीखिएगा, और अगर आप जुडिशरी देना चाहते हैं तो एक बार आप हाई कोर्ट की जजमेंट को छोड़ भी सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारी जजमेंट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और थ्योरी को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप एडवोकेसी करना चाहते हैं तो आप सेक्शन को लिंक करना जानिए, क्योंकि जब आप कोर्ट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों
वाइड है। आप कहेंगे सर ये लॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं किया गया था, इसमें फ्री कंसेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10 इज द मेन पार्ट ऑफ फ्री कंसेंट इज मिसिंग। दिस टाइप ऑफ स्टडी आपको बना सकती है बेटा, आपको एक अच्छा एडवोकेट बना सकती है, आपको जज बना सकती है। अगर ऐसे पढ़े आप पहले दिन से लाके, तो अपने आप को क्या करो, मैच्योर करो। कहीं से भी आए हो, कितनी भी लापरवाही जिंदगी में करके आए हो, यह मतलब नहीं रखता। कोई व्यक्ति पढ़ने में तेज और पढ़ने में धीमा नहीं होता। जिस दिन से जो व्यक्ति मन लगा के पढ़ने लगे, उसी दिन से वह व्यक्ति तेज हो जाता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और इसके दौरान आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, तो उसके लिए आप यह ध्यान रखिएगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा का यह धाराएं प्रतिकूल न हो। यानी उस पथ में चलने का मजा भी नहीं है कि उसमें कांटे ना बिखरे हों, और अगर नाव बिल्कुल सीधे सीधे जा रही हो और अगर धारा प्रतिकूल ना हो, तो फिर जो अच्छा नाविक होता है उसे मजा भी नहीं आता है। कहते ना कि कुछ क्या हो, आश्चर्यजनक अद्भुत चीजें हैं। तो अगर कोई आश्चर्यजनक चीज करना है, अद्भुत करना है, तो उसके लिए फिर आपको जो टैकल्स हैं, जो रास्तों के कांटे हैं, उन्हें हटाने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहिए रमन्ना क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।